तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। तो आज इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि क्या क्या आपका डाउट्स है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि क्या सिर्फ 10 क्वेश्चन करने से हो जाएगा। तो हाँ, 10 क्वेश्चन करने से आपका हो जाएगा। जो भी आपको सजेशन वीडियो जो दिया गया है उससे आप जा कर के उस वीडियो को देखें और उस 10 क्वेश्चन को अच्छे से करें। लेक्चर लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो वो 10 क्वेश्चन आप देख लें, उसको करने से आपका हो जाएगा। और एडिशनल 2 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि ENVS में हम लोग देखे हैं कि थोड़ा हटके क्वेश्चंस दे दिया गया था। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए 2 क्वेश्चन जो लगा है कि हाँ एग्जाम में आने का चांसेस हाई है, तो वो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 12 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो। पहले 10 क्वेश्चंस को करो, लास्ट में 2 क्वेश्चंस जो अभी ला रहे हैं इस वीडियो में, इसको कर लेना। उसके बाद का आपका डाउट ये है कि CV को पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है। तो जो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है कि आप पॉइंट में लिख सकते हो उसको पॉइंट में डाल दो। जो चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं है उसको पैरा में डाल दो, क्योंकि पॉइंट में डालने से चीज़ क्या होता है, टीचर का नज़र जाता है और अगर वो गलत लिखोगे तो मार्क्स वहाँ पर आपका कट हो जाएगा। इसीलिए जो चीज़ अच्छे से क्लियर है उसको पॉइंट्स में लिखो। जो चीज़ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है या बहुत सारा चीज़ें याद नहीं है उस चीज़ को हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट डाउट ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करना होगा और या ओनली पॉइंट्स में लिखना होगा। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपका वो पॉइंट्स में ही है, तो हमें पॉइंट्स में ही लिखना होगा। इंट्रो वगैरह पैरा में लिखना होगा, कॉन्क्लूजन पैरा में लिखना होगा, लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पॉइंट्स में लिखना होगा। नेक्स्ट डाउट ये है वही कि आपका सजेशन जो है 10 क्वेश्चन उससे हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। 2 एडिशनल क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देख लो और 12 क्वेश्चंस करके जाओ। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है कि 400 वर्ड में नहीं है आपके आंसर्स। तो 400 वर्ड, पहला बात कि वहाँ पे टीचर आपका 400 वर्ड को काउंट नहीं करेगा कि आप 400 वर्ड लिखे हो। टीचर आपका देखेगा पेपर कि आप कितने पेज लिखे हो और पूरा प्रॉपर आपका पॉइंट्स है कि नहीं, देखेगा आपका हेडिंग, देखेगा आपका बॉडी कि आपने सही लिखा है कि नहीं। तो 400 वर्ड कितने पेजेस में हो सकता है, मैक्सिमम 3 पेजेस में। 3 पेजेस इनफ है। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको 3 पेजेस लिखना है या 2.5 पेजेस लिखना है। ये नहीं कि 4, आप ऐसा नहीं कि एक आंसर लिख के आप गिनने बैठोगे कि 400 वर्ड होना चाहिए। 3 पेजेस होना चाहिए और सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। आप अपने तरफ से ऑल पॉइंट जितना आपको जिस टॉपिक के बारे में पता है इंक्लूड कर दो। इससे रिलेटेड और भी जो डाउट है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। ये जो 400 वर्ड वाला डाउट है या कैसे आंसर को हम लोग को प्रेजेंट करना है, तो ये सब चीज़ जो है हम इससे क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग PYQ में देखे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन भी दे रहा है और उसको 25/1 कर दे रहा है, मतलब पूरा एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि 25 मार्क्स पूरा मिल जाए। तो पहला बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो पहले हम लोग डालेंगे इंट्रोडक्शन। जो भी लिखना थोड़ा बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिखना, थोड़ा बोल्ड लिखना कि चीज़ें ऐसा नहीं छोटा छोटा बहुत लिख रहे हैं, ऐसे 2 पेज या 1.5 पेज में ही आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा लिखना, थोड़ा गैप देके लिखना। तो ऐसा क्या होगा, थोड़ा पेपर भी आपका जाएगा और लगेगा भी कि आंसर बहुत मतलब ऐसा बड़ा लिखा हुआ है। तो ये टेक्निक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन डालेंगे। मान लो 8 लाइन्स का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, 8 लाइन्स का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग डालेंगे बॉडी, क्योंकि यहाँ पूछा गया कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो पहले बॉडी में क्या जाएगा, हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये चला गया। फिर हम लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे रूल ऑफ लॉ का। फिर पूछा गया सिग्निफिकेंस, फिर सेम हम लोग डालेंगे सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस हेडिंग डाल दिए। उसके बाद फिर बॉडी में पूरा लिख दिए सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आंसर उतना बड़ा नहीं गया, मेरा इंट्रोडक्शन छोटा पड़ गया या याद नहीं है या रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं लिखा, तो थोड़ा बहुत आपको क्रिटिसिज्म भी याद होगा रूल ऑफ लॉ का, तो हम लोग डाल दिए क्रिटिसिज्म बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक चीज़ को अगर ज़्यादा लाइन नहीं बढ़ा, एक चीज़ को घुमा फिरा के लिखो। एक ही लाइन को 2 बार घुमा के लिख दो, लाइन भी बढ़ेगा, टीचर उतना वो नहीं करेगा। तो ऐसा ये सब ट्रिक है जिससे आप थोड़ा सा आंसर को अपना लेंदी कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमर्स नहीं है, ये आर्ट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा क्रिटिसिज्म लिख दिए। अगर रूल ऑफ लॉ का इंपॉर्टेंस पढ़े हो तो इंपॉर्टेंस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रहे, क्योंकि हम लोग को 25 मार्क्स का आंसर लिखने को दिया जा रहा है तो हम लोग को डालना ही पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस डालने से नंबर नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है। तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स डालें, एक आंसर में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स डालें, इंट्रो डालें, जो टॉपिक पूछा गया उसका बॉडी डाले 2, फिर उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म डालें, फिर उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म बाद में लास्ट में, पहले इंपॉर्टेंस डालें,
फिर क्रिटिसिज्म डालें, लास्ट में कंक्लूजन के साथ हम इसको एंड कर देंगे। कंक्लूजन 2 लाइन का मत लिखना, एक ही चीज़ को अगर याद नहीं है घुमा फिरा के वही बात को बोल देना, जिससे लाइन भी बढ़ेगा और टीचर के नज़र में आएगा कि हाँ सारा एक प्रॉपर वे में आंसर को लिखा गया है। तो ये लिखने का ओवरऑल आपका तरीका है। इसी तरह आपका आंसर बड़ा लगेगा और 3 पेज में मैक्स टू मैक्स हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए हर चीज़ का। अगर आपको चीज़ के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो चीज़ों को अच्छे से प्रीवियस वीडियो से क्लियर करो कि रूल ऑफ लॉ है क्या, उसमें क्या क्या पॉइंट्स जाएंगे। अगर बस पॉइंट भी याद हो गया ना तो उसके अंदर आप खुद से बना करके लिख लोगे। खुद से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि आपका आंसर 400 वर्ड का नहीं है तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको 400 वर्ड का आंसर दे दिया तो आप एग्जैक्ट 400 वही वर्ड लिख के आ जाओगे एग्जाम में। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको खुद से बनाना ही पड़ेगा, आपको खुद से आंसर को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये डाउट क्लियर हो गया 400 वर्ड वाला। अब जैसे ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जैसे सोवर्निटी ऑफ इंडिया मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान मत दो कि सिर्फ मीनिंग सिग्निफिकेंस पूछा है। इंट्रो डालो, इंट्रो डालने के बाद बॉडी में क्या जाएगा, इसका मीनिंग जाएगा, सिग्निफिकेंस जाएगा। मीनिंग तो जाएगा ही जो पूछा है, बोल्ड करके बड़ा बड़ा ब्लैक पेन से, जो भी हेडिंग जाएगा ब्लैक पेन से जाएगा, उसको बच्चे लोग की तरह पहले जैसे हम लोग लिखते थे अंडरलाइन कर देना है। फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस जाएगा। सिग्निफिकेंस के बाद इसका इंपॉर्टेंस डाल दो, इसके बारे में जो कुछ पता है डाल दो, क्रिटिसिज्म डाल दो, जो कुछ पढ़ा है सब डाल दो और लास्ट में कंक्लूजन के साथ एंड कर दो। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है जिससे आंसर्स थोड़ा बड़ा भी लगे और पेजेस भी जाएं। मैक्स 3 पेज लिख लो और उससे भी ज़्यादा नहीं तो 2.5 पेज। एक चीज़ को घुमा फिरा के लिख दो अगर बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा आंसर होना ही चाहिए, मस्ट है। छोटे आंसर में जब आपके पास पेज ही भरा नहीं रहेगा टीचर मार्क्स कहाँ देगा। मार्क्स देने के लिए तो पेज में लिखा होना चाहिए ना, तभी तो वहाँ मार्क्स देगा। टीचर देखेगा कि सोवर्निटी का डेफिनेशन है, चलो 3 मार्क्स दे दिए, मीनिंग है चलो 5 मार्क्स दे दिए, अरे सिग्निफिकेंस भी है 5 मार्क्स दे दिए, क्रिटिसिज्म भी लिखा है 2 मार्क्स दे दिए। तो ऐसे ऐसे करके मार्क्स डिवाइड हो जाएगा और 25 में आपको आराम से 18+, 15+ आराम से स्कोर हो जाएगा। तो हेडिंग्स अच्छे से डालना, हर चीज़ को अच्छे से बताना, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर का लिखना भी। वैसे ही सेम सारा क्वेश्चन है, जैसे बताए वैसे ही लिखना है सारे क्वेश्चंस को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पॉइंट्स में जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट्स में ही है। और एक सिनेरियो हो सकता है किसी किसी बच्चे के साथ में, क्योंकि हर बच्चा तो एक समान नहीं है, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को याद ही नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मान लो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आता है ना, 2 क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एक पूरा डिफरेंट है, आ ही नहीं रहा है, तो वर्ड पकड़ लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया गया सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। देख लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बना के फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे है क्या है, इंट्रो डाल दो, सिग्निफिकेंस डाल दो, अंदर में सब खुद से बना कर लिखो। बस अपने दिमाग में चीज़ों को इकट्ठा करके रखो, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, खुद से बना के जितना लिखोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। वर्ड पकड़ लो, क्वेश्चन पे मत जाओ कि ये क्वेश्चन अच्छा यहाँ तो दिया हुआ है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। हम तो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंपॉर्टेंस पढ़े थे, ये सिग्निफिकेंस कैसे दे दिया, अब तो हमको आता ही नहीं है आंसर, और साथ में दे दिया स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। हम तो ये पढ़े ही नहीं कि स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे स्ट्रेंथ कर रहा है डेमोक्रेसी को, ये तो हम पढ़े ही नहीं। ऐसा दिमाग में लाना ही नहीं है। देख लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया मतलब आ गया, जो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिख दो, आपको मार्क्स पक्का है कि मिल जाएगा। छोड़ के नहीं आना है पेपर, उसके बारे में जो पता है बस बोल्ड हेडिंग डाल के अच्छे से अंदर के चीज़ लिख दो। बस एक चीज़ ध्यान रखना आर्ट्स में कि आर्टिकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आर्टिकल याद नहीं है तो मेंशन नहीं करोगे आर्टिकल को, बस बाकी पैरा बना के जो आता है लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। और ये चीज़ नहीं बोलना है कि हमसे याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चीज़ याद करना ही पड़ेगा। रटो नहीं, लेकिन एटलीस्ट चीज़ को समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, क्या पॉइंट्स है इसका, कैसे ऐड हुआ, कौन से अमेंडमेंट से हुआ, ये सारी चीज़ को दिमाग में स्टोर कर लो। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को बड़ा करके लाइन बना करके, खुद से लाइन बना करके लिख देना, वो हो जाएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम है तो ये आपका PYQ पेपर है, ये आपका आया था डे शिफ्ट में, देख लेना आप इसे स्टॉप करके वीडियो। और ये आया था, जिसके पास PYQ नहीं होगा वो एक बार पेपर को देख लेना, ये बंगाली में, ये इंग्लिश में, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। रिपीट होने के चांसेस कम है, रिपीट नहीं करेगा सीयू जहाँ तक लगता है, तो उतना टेंशन नहीं है। वो 12 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा, जूम करके वीडियो देख लेना क्या क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर और पैटर्न। तो ये जो आपका 2 एडिशनल क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है,
वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है आपका। इसको अच्छे से पहले 10 क्वेश्चंस कर लेना है, लास्ट के टाइम पे इसको रिवाइज कर लो आप ये 2 क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लिबर्टी, मेजर्स टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। मीनिंग और टाइप्स बताना है लिबर्टी का, कैसे हम लोग लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जस्टिस क्या है, जस्टिस के टाइप्स क्या है, और लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस में रिलेशन क्या है। पहले भी वीडियो में लिबर्टी बताया जा चुका है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें फ्रीडम मिल रहा है कुछ भी चीज़ें करने की, एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ को जीने की जो फ्रीडम मिल रहा है, अपने खुद के चॉइसेस को चूज़ करने की, जो हमारे कानून में लिखा गया है कि हमारे पास क्या क्या फ्रीडम है। ये देखो, जैसे आंसर को मैंने बताया था, पहले ये छोटा सा एक लिबर्टी का इंट्रोडक्शन दे दिए, फिर मेन क्वेश्चन दे दिए जो क्वेश्चन में पूछा गया था, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। ऐसे ही हेडिंग डालोगे आप लोग, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन। जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगती लिबर्टी में एक इंडिविजुअल पर्सन पे। मतलब हमारे पास फ्रीडम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसको हम लोग एंजॉय करेंगे। हाउएवर इट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट, मतलब पूरे तरीके से नहीं है कि कुछ भी फ्रीडम मिल गया, कुछ भी कर सकते, कुछ इसके साथ साथ हमारे रेस्ट्रिक्शन भी हैं जिसको देखते हुए अपने फ्रीडम को एंजॉय करना है। तो ट्रू लिबर्टी एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन कैन एक्ट फ्रीली विदाउट हार्मिंग अदर्स और वायलेटिंग द लॉ। तो ट्रू लिबर्टी ही वही है, इस चीज़ को समझ के खुद से लिखना है कि ट्रू लिबर्टी क्या है, कि हम किसी और को हार्म ना करें, अपने पावर को तो फ्रीली हम लोग फ्रीडम को यूज़ करें, लेकिन बिना किसी और को हार्म किए हुए और बिना लॉ को वायलेट किए हुए। ये डेफिनेशन है, जिसके दिमाग में भेजे में घुसता है वो घुसाओ, जिसको याद होता है एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जिसको अच्छा लगता है वो लर्न कर लेना, जिसको नहीं लगता है आप स्किप कर सकते हो। लिबर्टी कैन अंडरस्टूड एज फ्रीडम विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए लिबर्टी को देने में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या है, पहला है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी रिफर्स टू द फ्रीडम दैट पीपल एंजॉयड इन द स्टेट ऑफ नेचर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट बनने से पहले जो फ्रीडम लोग एंजॉय करते थे, जब कोई लॉ नहीं था, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं था। तो हाउएवर इट ऑफन लेड टू डिसऑर्डर एंड इनसिक्योरिटी। तो इस टाइप का जब किसी को लिबर्टी मिलेगा नेचुरल वाला, ना लॉ रहेगा ना अथॉरिटी रहेगा उसे रोकने का, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डिसऑर्डर और इनसिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो टॉपिक याद कर लेना है। अच्छा, कैसे याद करना है कि अच्छा नेचुरल लिबर्टी ये है और नेचुरल लिबर्टी का मतलब ये होता है, और खुद से जा करके वहाँ बना करके आपको लिख देना है, अगर रटना नहीं है तो। जिसे रटना नहीं है वो समझ के भी लिख दो, बहुत ईजी है। फिर आता है सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी इज द फ्रीडम एंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स। एक स्टेट में एक इंडिविजुअल कैसे अपने लॉ को प्रोटेक्ट करते हुए अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, उसे कहते हैं सिविल लिबर्टी। जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का फ्रीडम है। तो ये बोलने का फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे, तो उसी के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो फ्रीडम तो है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, स्टेट में अदर स्टेट जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये आता है सिविल लिबर्टी के अंदर, जो हम लोग इंसान, हम लोग जो अभी एंजॉय करते हैं। नेचुरल लिबर्टी मतलब जब नहीं बना था लॉ अथॉरिटी, उससे पहले लोग बिना मतलब का जो लिबर्टी कुछ भी करते थे, वो वाला फ्रीडम। पॉलिटिकल लिबर्टी, नाम ही है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल लिबर्टी रिफर्स टू द राइट टू सिटीजन। जो हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, ये हम लोग का पॉलिटिकल लिबर्टी है, फ्रीडम है। किसी का भी वो रहता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो पॉलिटिकल लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक लिबर्टी। मतलब कि हम अपना लाइवलीहुड को चलाने के लिए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी अर्न करेंगे, तो इस चीज़ का हमें फ्रीडम है कि हम बाहर जाके अर्न कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। राइट टू वर्क, इस चीज़ का फ्रीडम है हमें कि हम काम कर सकते हैं बिना किसी को एक्सप्लॉइट किए हुए। ये आर्टिकल 23-24 में आता है, चिल्ड्रंस को बिना एक्सप्लॉइट किए हुए अपना काम करना है, हमें फेयर वेजेस मिलेगा। तो जो पैसा वैसा का मामला है वो आता है इकोनॉमिक लिबर्टी में। नेशनल लिबर्टी में, नेशनल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ अ नेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। मतलब फॉरेन कंट्रोल से हम लोग का जो नेशन है वो फॉरेन कंट्रोल के अंदर नहीं है, हमारे पास फ्रीडम है खुद का नेशन चलाने में। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 में, तो वो फॉरेन कंट्रोल से फ्री है। तो ये हो गया 5 टाइप इसका। पांचों लिबर्टी बहुत अच्छे से, बहुत इजी। नेचुरल लिबर्टी गवर्नमेंट बनने से पहले, सिविल लिबर्टी जो अभी हम लोग फ्रीडम एंजॉय करें, पॉलिटिकल लिबर्टी जो पॉलिटिक्स में हमें लिबर्टी दी गई, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड जो भी लिबर्टी है, काम करने से रिलेटेड, नेशनल मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। 5 टाइप्स हो गया लिबर्टी, और उसके मेजर्स क्या हैं और इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। फिर एक इंट्रो डाल देना है, वही वाला भी इंट्रो डाल दो, सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन लास्ट में डाल देना। मतलब आंसर को बड़ा देखो, बुद्धि से करना है। पहला वाला जो इंट्रोडक्शन था, ये वाला लिबर्टी, ये वाला भी इंट्रोडक्शन ले लो, और साथ में ये वाला जो इंट्रोडक्शन दिया, ये दोनों को मिला करके सेकंड इंट्रोडक्शन में डालो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मीनिंग वही वाला थोड़ा ऐड करके इसमें भी ऐड कर दो, वही बड़ा हो जाएगा। मतलब घुमा फिरा के चीज़ को लिखना है, बड़ा करके लिखना है, बस ये अच्छे से डालना है हेडिंग। और स्टार्टिंग का लाइन अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ पे ध्यान देना। ये नहीं कि उल जुलूल कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं करना है।
काम का बात, एक चीज़ को 2 बार घुमा के लिखा जा सकता है, लेकिन गलत कुछ नहीं लिखा जा सकता, उल्टा फुल्टा लिख रही है ऐसा नहीं हो सकता है। घुमा के लिखोगे मार्क्स नहीं कटेगा, गलत लिखोगे मार्क्स कटेगा। मीनिंग ऑफ लिबर्टी हो गया मेजर्स टू प्रोटेक्ट लिबर्टी, हम लोग लिबर्टी को अपने प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया गया है कि कानून के नज़र में सब कोई इक्वल है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। हमारे पास कानून में लिखा गया है कि हमें क्या क्या फ्रीडम्स एंजॉय करने हैं, तो अगर हमें नहीं करने दिया जाएगा तो कानून फिर पनिशमेंट देगा, तो वो चीज़ का डर है। तो ये ऐसे प्रोटेक्ट हो सकता है लिबर्टी। हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिससे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि स्टेट का कोई भी सिटीजन्स पे इंटरफेरेंस ना हो। पर्टिकुलर हमारे पास राइट्स हैं, एक बेसिक फ्रीडम राइट्स हैं जिसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी किसी के कंट्रोल में नहीं है। जुडिशरी पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो लॉ को देखते हुए, कानून को देखते हुए अपना नज़रिया देगा, ना कि किसी के प्रेशर में। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिससे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्शन मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें की रोल प्ले करता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, ये थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, बड़ा बनाने के लिए आप लोग लिख सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू मतलब कि कानून अपने ही कानून को वापस से चेक करेगा, ये सही तो है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ कानून के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। तो ये चेक कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है हम लोग के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहले ही बता चुके हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि वोट देने का राइट है इलेक्शंस में, जिससे हम लोग की लिबर्टी यानी कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो सेफगार्ड होती है। फ्री प्रेस, देखो फ्री प्रेस मतलब फ्री प्रेस एक्ट एज अ वॉच डॉग बाय एक्सपोजिंग मिसयूज ऑफ पावर। एक वॉच डॉग है, मतलब नज़र रखता है गवर्नमेंट पे कि वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। सिटीजन्स का फ्रीडम का प्रोटेक्शन करता है कि कुछ गलत ना हो सिटीजन्स के साथ। कुछ भी गलत होता है तुरंत न्यूज़ में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये गलत हो रहा है। तो ये चीज़ को दिखाना, तो इसे फ्री प्रेस कहते हैं। फ्रीडम है प्रेस को कि वो बोल सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन डाल दिए कि लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग लॉ है ये वो। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय। तो जस्टिस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी में, और एक एसेंशियल फीचर है जो सिविलाइज सोसाइटी को और सिविलाइज करता है। ये इंडिविजुअल को फेयरली ट्रीट करता है, सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। विदाउट जुडिशरी सोशल ऑर्डर और हार्मोनी क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो हमें अगर हार्मोनी क्रिएट करना है, शांति क्रिएट करना है, तो जुडिशरी चाहिए। जो गलत करेगा उसको जस्टिस चाहिए, उसको देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो जस्टिस मीनिंग गिविंग ईच इंडिविजुअल व्हाट दे डिजर्व। एक इंडिविजुअल को एक फेयर तरीके से जो वो डिजर्व करते हैं हम उन्हें देते हैं, उसे जस्टिस करते हैं, बिना पार्शियलिटी किए हुए, बिना अमीर गरीब ये सब देखे हुए। जो न्याय एक इंसान को कोर्ट देता है उसे जस्टिस कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी, कि बिना भेदभाव किए हम न्याय देंगे, जो गलत है वो गलत है। फिर फेयरनेस, फिर क्या है फेयरनेस, मतलब कि फेयरनेस तरीके से हम न्याय देंगे बिना कोई भेदभाव किए। तो मीनिंग इसका हो गया कि इक्वलिटी, फेयरनेस और मोरालिटी के साथ हम लोग को न्याय देना है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने डिफाइन किया था कि जस्टिस एक वो कंडीशन है जहां हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर रोल प्ले करने को मिलता है बिना किसी अदर के रोल में इंटरफेयर किए हुए। तो जिसको डेफिनेशन याद होता है वो डाल दो, प्लेटो का डेफिनेशन ये ईजी है। मॉडर्न टाइम्स में, मतलब अभी के टर्म में देखा जाए तो जस्टिस क्या क्या बातें इंक्लूड करता है। पहला चीज़ है फेयर ट्रीटमेंट, मतलब कि जिसको भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसे फेयर मिले, सही हो, उसके साथ गलत ना हो, उसके राइट को प्रोटेक्शन मिले और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो जस्टिस एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ अ स्टेबल एंड ऑर्डरली सोसाइटी। तो अगर हम लोग को एक स्टेबल सोसाइटी क्रिएट करना है तो जस्टिस उसका फाउंडेशन है, उसका नींव है। जस्टिस के टाइप क्या, पहला है सोशल जस्टिस। तो याद करना ईजी है, सोशल मतलब क्या होता है, सोसाइटी। तो सोसाइटी से रिलेटेड होगा। तो सोशल जस्टिस रेफर करता है कि सब इंडिविजुअल को सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना। तो सोशल जस्टिस मतलब ही लिंक करके देखो ना, सोसाइटी है, सोसाइटी में सबको, इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीटमेंट मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो फीचर्स भी इसका यही जाएगा कि सिटीजन सारे इक्वल हैं बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें कास्ट, रिलीजन, जेंडर या क्लास को लेकर के। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है डेवलपमेंट के लिए। पॉलिसीज़ जो आते हैं लाइक रिजर्वेशन इन इंडिया, तो ये सब सोशल जस्टिस को ही दर्शाता है कि जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें दिक्कत है, पुराने टाइम से चली आ रही है, तो उनके लिए थोड़ा पॉलिसीज़ बनाना, तो ये सोशल जस्टिस ही दिखाता है। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस, वही लिबर्टी वाला चीज़। ये होगा आपका पैसों से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक जस्टिस ये इंश्योर करता है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो फेयर तरीके से हो, रिसोर्सेज जो हैं
उसका सोसाइटी में फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। फीचर्स यही है कि रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो अभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चल रहा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसमें कमी आए, ये गैप जो है ये कम हो। अभी अगर गैप इतना है तो ये कम होकर इतना हो जाए। तो फेयर वेजेस मतलब सबको वही फेयर वेज मिले, जैसा जो काम कर रहा है इक्वल मिले, मतलब जो काम अगर वुमेन कर रही है वही काम अगर मेन कर रहे हैं तो दोनों का जो वेजेस होगा वो इक्वल होगा। जेंडर को देख के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम कि मेन को ज़्यादा पैसा दिए और वुमेन को कम दिए। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके से किसी को प्रताड़ना या परेशान नहीं कर सकते, छोटे बच्चों को, या तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। फिर आता है मिनिमम वेज लॉज, ये सब एग्जाम्पल बनाए गए हैं वेलफेयर स्कीम्स सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब वही चीज़ है पॉलिटिकल लिबर्टी की तरह ही कि पॉलिटिकली न्याय मिले, इक्वल प्रोटेक्शन राइट्स मिले, हर किसी को वोट देने का राइट हो, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का राइट हो, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का राइट हो, हर कोई डेमोक्रेसी का फंक्शन प्रॉपरली हो सके हमारे भारत में। फिर आता है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस रेफर करता है फेयरनेस को, कि लॉ का जो एप्लीकेशन है वो फेयर तरीके से हो, कानून के नज़र में सब बराबर हो, कानून मतलब कि लॉ जो हो वो इक्वली सबको प्रोटेक्ट करके रखे, फेयर हो, इम्पार्शियल ना हो जुडिशियरी, कोई भी लॉ के ऊपर ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन, एक बैकबोन है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फेयरनेस, इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस है, तो ये कंक्लूजन डाल करके एंड करना है। फिर ये सब चीज़ में जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस में इंटर रिलेशनशिप कैसा है, ये लोग तीनों का रिलेशनशिप क्या है। तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब इक्वल, जस्टिस मतलब न्याय, इक्वलिटी मतलब समान जिसको हिंदी में कहते हैं हम, और जस्टिस मतलब न्याय, और लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आज़ादी। ये सब कोर वैल्यू है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो ये दोनों मतलब दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये तीनों चीज़ें आपस से मिलती जुलती हैं, एक के बिना एक चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशनशिप क्या है, लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी लीड्स टू डोमिनेशन बाय पावरफुल ग्रुप्स। अगर लिबर्टी फ्रीडम दी जाएगी लेकिन इक्वलिटी नहीं दी जाएगी तो ये पावरफुल ग्रुप्स क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। इक्वलिटी है तभी तो पावरफुल लोग, पावरफुल ग्रुप हम पे डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सब बराबर हैं, सिटीजन सब बराबर हैं। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, अगर इक्वलिटी मिल जाए और लिबर्टी ना मिले तो क्या होगा, हमें सप्रेस, इंडिविजुअल फ्रीडम ही नहीं मिला जाएगा, हमें दबाया जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी मिल गया लिबर्टी नहीं मिला तो भी दिक्कत, लिबर्टी मिल गया इक्वलिटी नहीं मिला तो भी दिक्कत। तो बोथ हम लोग को दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। लिबर्टी और जस्टिस में रिलेशन क्या है, जस्टिस प्रोटेक्ट लिबर्टी, जस्टिस ही हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमें लिबर्टी नहीं मिलेगा तो हमें कौन दिलाएगा लिबर्टी, जस्टिस ही दिलाएगा। जस्टिस कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। फेयर लॉज जो है उस तरीके से, विदाउट जस्टिस लिबर्टी का मिसयूज हो सकता है। तो रिलेशनशिप इक्वलिटी और जस्टिस का क्या है, जस्टिस इंश्योर करता है कि सोसाइटी में इक्वल रहे सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी जैसा लॉ में लिखा गया है, कोई भी तरीके से बायसनेस ना हो, अनफेयर डिसीजन ना लिया जाए। तो ओवरऑल रिलेशनशिप क्या है, लिबर्टी प्रोवाइड्स फ्रीडम, लिबर्टी फ्रीडम देता है, इक्वलिटी फेयरनेस, और फेयरनेस जस्टिस, तो तीनों का बैलेंस होकर चलना ज़रूरी है। तो ये तीनों का रिलेशन हो गया। तो हम लोग इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कंक्लूजन डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि कितने सारे फंडामेंटल राइट्स है, प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है, लेकिन आप लोग के लिए बस हम क्योंकि ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक बार और एक्सप्लेन करते रहे अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो। और फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर एक चीज़ बहुत दिमाग में बार बार कह रहे हैं कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है फंडामेंटल राइट्स दिख गया, ये पूरा आंसर चिपका दो, मिल जाएगा मार्क्स 100% कह रहे हैं। आप लिख के आओ, छोड़ के मत आओ पेपर, आप जस्ट लिख के आओ, राइट ऑन पेपर, पेपर पे आप लिखो, मार्क्स मिलेगा। बस उल्टा फुल्टा नहीं लिखना है, एक्सटेंड कर सकते हो चीज़ों को, बड़ा करने का राइट है लेकिन उल्टा फुल्टा लिखने का नहीं है। उल्टा फुल्टा लिखोगे मार्क्स कटेगा। सही लिखो, बड़ा लिखो, घुमा के लिखो, एक ही बात को 2 बार लिखो, चलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि फंडामेंटल राइट जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का इंडिया में एक गारंटी देता है हमारे फ्रीडम्स को, जो हम लोग फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं मोरली, स्पिरिचुअली, हमारे हर एक इंडिविजुअल को डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है। ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये राइट इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीजन अपना लाइफ डिग्निटी के साथ और इक्वलिटी के साथ जी सके। ये इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को, बिल ऑफ राइट्स, ये सब चीज़ों से लिया गया है। इसका मीनिंग और नेचर क्या है, ये हेडिंग जाएगा। मीनिंग एंड नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये बेसिक एक फंडामेंटल राइट्स है, इनएलियनेबल है, मतलब एलियंस जो है बाहर के उनको ये नहीं दिया जाता। इंडिया का फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल राइट्स है, मतलब अगर राइट नहीं मिला जाएगा तो इसके ऊपर न्याय होगा, जस्टिस होगा, कोर्ट जा सकते हैं हम। ये हर एक इंडिविजुअल को दिया गया है। इसके फीचर्स क्या हैं, ये जस्टिशिएबल है,
इस पे जस्टिस मिलेगा। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिशिएबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशिएबल नहीं है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं करोगे तो कोर्ट नहीं जाओगे आप, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है आपको तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। और किस आर्टिकल के थ्रू आपको ये राइट को मतलब एंजॉय करने का ये मिलता है कि अगर आपको कोर्ट जाने का राइट मिलता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल याद कर लेना। दे प्राइमरली एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन स्टेट एक्शन, ये एक लिमिट देता है, स्टेट जो भी करे अपने एक्शन को लिमिट के साथ करे। आर्टिकल 12 में ये डिफाइन है। एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ के साथ रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि अगर फुल्ली दे दिया जाए चीज़ें तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन तो रहना ज़रूरी है, और है भी रेस्ट्रिक्शंस, जिससे हमारी सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी कंट्रोल में रहती है। डायनेमिक इंटरप्रिटेशन से कोर्ट हैव एक्सपेंडेड देयर स्कोप, ओवर टाइम के साथ साथ एक्सपैंड भी हो रही हैं चीज़ें। तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप हेडिंग डालोगे देयर आर फंडामेंटल राइट्स, बस हेडिंग डाल देना। ठीक है, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके लीगल, ये शायद ये लीगल राइट में डाला गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी किस राइट में डाला गया? लीगल राइट में। फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। तो 7 था तो अब कितना हो गया? 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वलिटी है। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल प्लीज़ आप लोग याद करो, एकदम रट लो अच्छे से। आर्टिकल और आर्टिकल का नाम अंदर में समझ के भी लिख सकते हो, ये वाला चीज़ रट लो एकदम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे सकता है CU। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब वही चीज़, कानून की नज़र में सब इक्वल हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 में अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी भावनाओं को एबॉलिश किया जाएगा। आर्टिकल 17 में कोई भी तरह का टाइटल नहीं दिया जाएगा। जैसे राजा महाराजा, पीछे हिस्ट्री वगैरह में पढ़े हुए टाइटल्स लेते थे, तो वैसा टाइप का महाराजा धीराज, इस टाइप का किसी को टाइटल नहीं मिलेगा। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो 14, 15, 16, 17, 18 राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। फिर आता है राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। ये क्या प्रमोट करता है? राइट टू इक्वलिटी, की सब कुछ सोसाइटी में इक्वल रहे रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22 तक। 6 फ्रीडम्स इसमें दिए गए आर्टिकल 19 में, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा, ये लिख दो। आर्टिकल 20 में क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड प्रोटेक्शन है। प्रीवियस वीडियो में बहुत इलेबोरेट करके आपको समझाया गया है, ये वाला लाइन लिखने से भी बस हो जाएगा। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, जैसे प्रिवेसी, इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह जो भी है। 21A राइट टू एजुकेशन, ये बाद में जाके ऐड हुआ था, इसीलिए 21A के साथ ऐड हुआ, क्योंकि 21 तो ये है। तो राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर डालना हो तो आप खुद से भी डाल सकते हो कि राइट टू एजुकेशन इज एडेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप बना करके लिख सकते हो। आर्टिकल 22 में आता है आर्बिट्रेटरी अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलता है, कोई भी अचानक से अरेस्ट नहीं कर सकता आपको बिना किसी वारंट के, ये वो। कंसीडर द कोल सिविल लिबर्टीज़, ये कंसीडर करता है कि सिविल लिबर्टीज़ को ध्यान में रखा जाए। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। चाइल्ड लेबर को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, हैजर्डस इंडस्ट्री में काम करने से रोकता है, मतलब चाइल्ड लेबर नहीं कराना है। ये कमिटमेंट करता है ह्यूमन डिग्निटी को और सोशल जस्टिस को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड फोर्सफुली टैक्स नहीं देंगे। कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्टेट इंस्टीट्यूशन में हम लोग फैला सकते हैं। नो कंपलसरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टेट। अच्छा, इसमें क्या है कि कोई भी कंपलसरी इंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं दे सकते, मतलब जात से लेकर, धर्म से लेकर के चीज़ों के बारे में अपने स्कूल वगैरह में नहीं फैला सकते चीज़ें। ठीक है। एंश्योर सेकुलर कैरेक्टर, ये एंश्योर करता है कि हमारा जो भारत है वो सेकुलरिटी मेंटेन रखे। सेकुलरिटी मतलब हम लोग का भारत का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म क्योंकि मिलके रहते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम लोग सब लोग भाई भाई मिलके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो वाला चीज़ है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है, आर्टिकल 29 से 30 में किसी भी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट, कल्चर, ये सब चीज़ को कहीं पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, हम लोग के पास राइट है इस्टेब्लिश करने का। ये इंडिया के डाइवर्सिटी को दिखाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर ये सब सारे राइट का एंजॉय हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग, कोई रोक रहा है, टोक रहा है हमारे इस फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने में, कोई हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं करने दे रहा, तो हम लोग राइट टू मूव कोर्ट है हम लोग के पास, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। थ्रू रिट्स हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, हेबियस कॉर्पस मैंडामस, ये सब से। ठीक है, ये रिट्स के थ्रू।
तो ये आर्टिकल जो 32 है ये मेंशन कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे हैं B.R. अम्बेडकर। स्पेशल फोकस और राइट टू प्रॉपर्टी में डाल दो, पहले ही बता चुके हैं, ये एक्स्ट्रा में डाल देना आंसर बढ़ाने के लिए कि आर्टिकल 31 में आता था, पहले ये चीज़ ऐड था और 7 फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसे रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत और ये लीगल राइट हो गया। अब आर्टिकल ये 300A में आता है, पहले 31 में था तो लीगल राइट में आया, तो आर्टिकल चेंज हो गया 300A और पार्ट 12 में आता है। प्रॉपर्टी कैन स्टिल बी ओन्ड बट द स्टेट कैन एक्वायर इट फॉर पब्लिक, अपना प्रॉपर्टी लेकिन स्टेट इसे पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन्स को आर्बिट्रेटरी एक्शन से प्रोटेक्ट करता है, डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखता है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करके रखता है, दे अबॉलिश सोशल एविल जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसे चीज़ों को रोकता है, इक्वलिटी प्रमोट करता है, माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सपेंशन करता है, मतलब कोर्ट का एक्सपेंडेड राइट्स, राइट टू प्रिवेसी, क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ों को बैलेंस करता है इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स में और स्टेट के पावर को। फिर प्रमोशन ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है, सर्वाइवल के लिए ही नहीं, एक डिग्निटी भी, एक इंसानियत भी है कि लोगों को फ्रीडम मिले, राइट्स मिले, और गवर्नमेंट के पावर को भी चेक ऑन करते रहता है। तो इसका कंक्लूजन आप लोग लिख लेना जो भी ये दिया गया है। तो इसी के साथ ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ख़त्म होता है। तो आप लोग को अच्छे से ये 2 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा कर लेना है। आपको पहले ही बार बार चीज़ को बोल रही हूँ, टॉपिक देखते ही बस आपका हेडिंग मैच होना चाहिए, उसके बारे में आपको जो पता है लिख करके आ जाना, कोई भी पेपर को छोड़ के मत आना, जो समझ में आता है आप अच्छे से लिख लेना पेपर में, कुछ भी उल्टा फुल्टा मत लिखना। और ये 12 क्वेश्चंस जो ओवरऑल दिया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम अच्छे से करके जाओ, इसमें से ही आएगा, ठीक है। और एक कमेंट वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करो जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ चीज़ें आप तक सही पहुँची हैं, आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का। जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे बंगाली इंग्लिश दोनों का PDF अपलोड कर दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अच्छे से। तो अच्छे से इस पूरे वीडियो को देख लो। सभी कोई को, जितने भी बच्चे हैं सभी कोई को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सभी कोई अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई भी पेपर छोड़ के नहीं आना, अच्छे से लिख के भर के आना एकदम पेपर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और बस छूट जा रहा है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें से थोड़ा जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो एकदम हम बोल दे रहे हैं कि एकदम करके जाओ, मतलब कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही नहीं कुछ किया है, तो उसके लिए जस्ट हम अपने आइडिया से 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि लग रहा है बहुत आ सकता है। तो वो एकदम है, सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से करके जाओ और रूल ऑफ लॉ अच्छे से करके जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टॉपिक बहुत छोटा है, घुमा फिरा के वही देगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जो भी आ जाए पूरा लिख करके आ जाना है, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए घुमा करके क्वेश्चन देगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में मत जाना कि ये क्या पूछ दिया, हम तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऐसे पढ़े नहीं थे वैसे पढ़े थे। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्वेश्चन में तो जो पता है सब लिख करके आ जाओ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करना बहुत ईजी है, मॉड्यूल 2 अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है। मॉड्यूल 1 से सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ अच्छे से करके जाओ और फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो सभी कोई को फिर से ऑल द बेस्ट, सभी कोई अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू।